हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारी क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 3 डीप वाटर को। इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। तो ये जो चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है, यानी एक छोटा सा पार्ट है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का, जिसे विलियम डगलस ने लिखा है। इस चैप्टर में विलियम डगलस हमें बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब वो कैसे एक बार स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे, जिसके कारण उन्हें एक फियर ऑफ डेथ आ गया था उस वाटर के कारण, जिसके कारण वो पानी से काफी ज्यादा डरने लग गए थे। और उसके बाद उन्होंने उस डर को कैसे ओवरकम किया, और इसी के बारे में उन्होंने हमें इस चैप्टर में बताया है। साथ ही में जो विलियम डगलस है वो अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट के, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, उनके एडवाइजर भी रह चुके हैं, और साथ ही में अपने टाइम के सबसे ज्यादा सर्व करने वाले जज भी रहे हैं अपने कोर्ट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। और जहां वो रहते थे यानी याकीमा में, वहां पर एक पूल था जिसका नाम था YMCA पूल, जहां पर वो स्विमिंग सीख सकते थे। साथ ही में ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि वहां पर याकीमा में जो याकीमा रिवर थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेचरस थी, यानी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, और उनकी जो मदर होती है वो उन्हें कंटिन्यूसली वार्न करती है। और साथ ही में जो भी वहां पर उस रिवर में इंसिडेंट्स होते हैं ड्राउनिंग के, वो कंटिन्यूसली ऑथर को बताती रहती हैं, ताकि जो ऑथर है वो वार्न रहे और कभी भी याकीमा रिवर की तरफ नहीं जाएं। पर फिर हमें ऑथर बताते हैं कि जो YMCA पूल था वो इतना डेंजरस नहीं था, वो सिर्फ 2 या 3 फीट्स डीप था उस पूल के शैलो एंड पे, और फिर धीरे धीरे उस पूल की गहराई बढ़ती जाती थी और उसके डीपर एंड पे वो 9 फीट्स तक डीप था। तो वहां पर ऑथर ने स्विमिंग सीखने के लिए एक वाटर विंग्स का पेयर खरीदा। वाटर विंग्स वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो स्विमिंग सीखते हैं और उन्हें स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है शुरू में। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो पूल में जाते थे तब उन्हें काफी अजीब लगता था, क्योंकि उनकी जो टांगे थी वो काफी पतली थी और उन्हें वहां पर ऐसे नेकेड चलना काफी अजीब लगता था। पर क्योंकि उन्हें स्विमिंग सीखनी थी तो इसीलिए वो जो अपना प्राइड है उसे सप्रेस कर देते हैं, उसे दबा देते हैं और वहां पर स्विमिंग सीखने जाते हैं। इसके बाद जो ऑथर है वो हमसे एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्हें शुरू से ही जो पानी है उन्हें पसंद नहीं था, उन्हें एवर्जन था, यानी वो डिसलाइक करते थे वाटर को। क्योंकि जब वो 3 या 4 साल के थे तब वो एक बार अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे। वहां पर उनके फादर और ऑथर एक सर्फ बोट पर खड़े थे, और ऑथर क्योंकि काफी छोटे थे तो उन्होंने काफी अच्छे से अपने फादर को पकड़ रखा था। पर फिर भी जैसे ही एक लहर आती है तो वो वहीं पर पानी में गिर जाते हैं, और जो लहर होती है वो बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बरी हो गए हैं पानी के अंदर ही, या फिर किसी ने उन्हें पानी के अंदर ही गाड़ दिया है। और इस सिचुएशन में उनकी जो ब्रेथ थी वो भी बिल्कुल चली गई थी, उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही थी, वो काफी डर गए थे। और उस इंसिडेंट के बाद से ही उनके अंदर एक डर सा बैठ गया वेव्स के लिए या पानी के फोर्स से। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो YMCA पूल में जाते हैं तब उनकी ये सारी अनप्लीजेंट मेमोरीज रिवाइव हो जाती हैं, उन्हें ये सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, और अपने इस बचपन के डर के बारे में भी उन्हें याद आ जाता है। पर उस पूल में कुछ दिनों तक रहने के बाद वो धीरे धीरे पानी में रहने का कॉन्फिडेंस जनरेट करने लग जाते हैं। वो अपने वाटर विंग्स की हेल्प से पैडल करते हैं, तैरते हैं उस पूल में। वो हमेशा वहां पर दूसरे लड़कों को देखकर उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से वो स्विमिंग करना सीख रहे होते हैं। और ऐसा वो 2 से 3 बार करते थे अलग अलग दिनों में। और जब ऐसा करते करते उन्हें धीरे धीरे पानी में इजी फील होने लग गया था, वो कंफर्टेबल होने लग गए थे पानी में रहने से, तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर होता है, एक बुरा इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट ये था कि जब वो एक बार पूल में जाते हैं तब वहां पर एक भी जना नहीं होता है, और वो जो पूल था वो बिल्कुल शांत होता है। जो वहां पे जो वाटर था वो बिल्कुल स्टिल था, क्योंकि उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही होती है। और वो पूल इतना शांत होता है कि उसका जो टाइल्ड बॉटम है, यानी उस पूल के बॉटम में जो टाइल्स लगी हुई होती है वो भी उन्हें बिल्कुल क्लियरली दिख रही होती है, जो कि व्हाइट कलर की होती है। और जो ऑथर हैं वो काफी डरे हुए होते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है अकेले पूल में जाने से, तो इसीलिए वो पूल के साइड में बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं दूसरे लोगों के आने का। और जब वो वहां पर बैठे हुए होते हैं तभी उनके पीछे एक बिग ब्रूइजर आता है, यानी एक हट्टा कट्टा लड़का आता है जो कि अराउंड 18 इयर्स का होता है। उसके चेस्ट पे काफी थिक बाल होते हैं और उसका फिजिक भी काफी अच्छा होता है, उसके काफी अच्छे मसल्स होते हैं। और वो एकदम से पीछे से चिल्लाता है, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग। यानी वो ऑथर को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम पूल में कैसे तैरना चाहोगे। और ये कहते ही
वो ऑथर को उठाते हैं और पूल के जो डीपर साइड होता है वहां पर फेंक देते हैं। और क्योंकि ऑथर पूल के कॉर्नर पे बैठे हुए होते हैं तो वो पूल में भी सिटिंग पोजीशन में ही लैंड करते हैं। और जैसे ही वो पूल में गिरते हैं तो वो काफी सारा पानी स्वेलो कर लेते हैं, काफी सारा पानी निगल लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं पूल में गिरने के लिए। और एकदम से वो पूल में नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी ऑथर ये भी बताते हैं कि वो इतना भी नहीं डरे हुए होते हैं कि वो बिल्कुल कुछ सोच भी नहीं पाए। वो जब डूब रहे होते हैं, जब नीचे जा रहे होते हैं, तब वो एक प्लान बनाते हैं। और वो प्लान ये होता है कि जब वो पूल के बॉटम को हिट करेंगे, यानी वो पूल के बॉटम पे जैसे ही पहुंचेंगे, वो तभी वहां से एक छलांग लगाएंगे, एक बिग जंप मारेंगे और फिर पानी की सरफेस पर आ जाएंगे। और वहां पर जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचते हैं, वो पानी की सरफेस पर फ्लैट लेट जाएंगे, जैसे कि लोग तैरते टाइम करते हैं। और फिर धीरे धीरे पैडल करते हुए, यानी अपने पैरों और अपने हाथों की हेल्प से, वो पूल की किनारे तक आ जाएंगे। और जब वो नीचे जा रहे होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा डीप है। उन्हें वो 9 फीट 90 फीट जैसे लग रहे होते हैं। और जैसे ही वो पूल के बॉटम में पहुंचते हैं, वो बताते हैं कि जो उनके लंग्स होते हैं वो बिल्कुल रेडी टू बर्स्ट होते हैं। उनमें काफी ज्यादा पानी भर गया होता है और उनमें काफी दर्द भी हो रहा होता है। पर जैसे ही वो बॉटम में पहुंचते हैं, वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं और जोर से छलांग लगाते हैं ऊपर की तरफ। और वो सोचते हैं कि जैसे ही वो छलांग लगाएंगे, वो पानी की सरफेस पे बिल्कुल एक कॉर्क की तरह आ जाएंगे। कॉर्क बेसिकली एक मटेरियल होता है जिसे ग्लास की बॉटल्स को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वाइन की बॉटल्स में। और वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल एक कॉर्क जैसे काफी स्पीड में वाटर की सरफेस तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो काफी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं, तब उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, पर सिर्फ पानी ही दिखाई देता है अपने आसपास। और उन्हें पानी में एक डर्टी येलो टिंच दिखता है, मतलब जो पानी होता है वो उन्हें येलोइश कलर का लग रहा होता है। और वो काफी पैनिक करते हैं, वो काफी घबरा जाते हैं। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ आते हैं, तब वो अपने हाथों से एक रोप को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से वो ऊपर आते हैं, पर वो अपने हाथों से पानी के अलावा और कुछ भी ग्रैब नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं पकड़ पाते हैं। उस टाइम पर वो काफी ज्यादा सफोकेट कर रहे होते हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो चिल्लाने की भी कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो पानी में होते हैं, इसके कारण से कोई भी आवाज नहीं आती है। और एकदम से उनकी जो आईज होती है और उनकी जो नोज होती है, वो पानी की सरफेस से ऊपर आती है, और जो उनका माउथ होता है वो पानी की सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाता है। वो जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लग जाते हैं, पर फिर भी उससे कोई फायदा नहीं होता है। वो और ज्यादा पानी निगल लेते हैं, क्योंकि उनका माउथ अभी भी सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाता है पानी की। और वो ट्राई करते हैं कि जो उनके लेग्स हैं वो उनको सरफेस की तरफ लेकर आ पाए, ताकि वो सरफेस पर फ्लैट लेट पाए। पर उनके जो लेग्स होते हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने डेड वेट्स बांध दिए हों उनके पैरों पे। वो उन्हें बिल्कुल डेड वेट्स की तरह लग रहे थे, बिल्कुल वो पैरालाइज हो चुके थे उनके पैर, और वो उन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे थे। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट फोर्स उन्हें नीचे की तरह खींच रहा था। वो जोर से चिल्लाते हैं, पर क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं, इसीलिए फिर से कोई भी साउंड नहीं आता है। और वो कहते हैं कि पानी के अलावा उन्हें कोई भी नहीं सुन पाता है। और फिर से वो पूल के बॉटम की तरफ वापस से जाने लग जाते हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं, एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। वो कहते हैं कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आदमी एक नाइटमेयर यानी एक बहुत बुरे सपने से लड़ता है, जो कि एक इररेजिस्टिबल फोर्स होता है। पर अब तक उनकी बॉडी में सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है। उनके जो लंग्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से दर्द करने लग जाते हैं। उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो काफी ज्यादा डिजी फील करने लग जाते हैं, मतलब वो अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं। पर तब भी उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी याद होती है, अपना प्लान याद होता है, जो कि था कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करते हैं पूल के, वो एकदम से ऊपर की तरफ छलांग लगाएंगे और एक कॉक की तरह सरफेस पर आ जाएंगे। वहां पर बिल्कुल फ्लैट लेट जाएंगे पानी में, और फिर अपने हाथों और पैरों की हेल्प से पूल के एज की तरफ, पूल के किनारे की तरफ चले जाएंगे। पर वो सिर्फ नीचे की तरफ जाते जा रहे थे। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलते हैं, तब उन्हें पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो भी पानी में भी येलो कलर का एक ग्लो होता है, और साथ ही में अब उन्हें वाटर भी काफी डार्क लगने लग जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में जाते जा रहे होते हैं। और उन्हें वो वाटर इतना डार्क लगने लगता है, जिसे वो रिलेट करते हैं, जिससे वो कहते हैं कि इससे कोई भी इसके आर पार नहीं देख सकता है।
तब ऑथर हमें बताते हैं कि उस टाइम पे एक शेयर स्टार्क टेरर उन्हें कैप्चर कर लेता है, मतलब एकदम से एक एक्सट्रीम डर उन्हें कैप्चर कर लेता है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। एक ऐसा डर जो कुछ नहीं समझता है, जैसे कि ये कौन है, ये छोटा है या ये बड़ा है। एक ऐसा टेरर जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और एक ऐसा टेरर जिसे एक आदमी तब तक नहीं समझ सकता है जिसने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। और यहाँ पर जिस टेरर, जिस डर की बात ऑथर कर रहे हैं वो है टेरर ऑफ डेथ या फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। जो ऑथर हैं वो पानी के अंदर काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं उस डर से। और वो ये भी कहते हैं कि स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। वो चिल्लाने की भी कोशिश कर रहे थे, पर अब जो उनकी आवाज है वो भी उनके गले से भी बाहर नहीं आ रही थी, वो उनके गले में ही जम गई थी। और सिर्फ उनके हार्ट बीट से और उनके सर में जो दर्द हो रहा होता है, सिर्फ उसी से उन्हें ये पता चलता है कि वो अभी भी अलाइव हैं, अभी भी जिंदा हैं। और इस टेरर की फीलिंग के बीच में एकदम से एक थॉट आता है। वो सोचते हैं कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करते हैं तब उन्हें जंप करना है, और एकदम से जैसे ही उन्हें टाइल्स फील होती है उनके नीचे, तभी वो कहते हैं माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। जैसे कि उनके जो पैर के टोज थे वो एकदम से उन टाइल्स को ही ग्रैब करने के लिए काफी देर से ढूंढ रहे थे, और वो एकदम से टाइल्स पे जैसे ही टच करते हैं वो एकदम से ऊपर की तरफ जंप करते हैं अपनी सारी एनर्जी को यूज करते हुए। पर उनकी जो जंप होती है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनके आसपास अभी भी पानी था। वो काफी देर तक रोप, लैडर या वाटर विंग्स इन सब चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने हाथों से, पर उनके हाथों में भी सिर्फ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। और फिर ऑथर हमें कहते हैं कि ये जो टेरर होता है, ये जो फियर होता है, ये अब और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। ये डर ऑथर पे अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने लग जाता है। और ऑथर इस डर को कंपेयर करते हैं एक इलेक्ट्रिक शॉक से या एक इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज से। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वैसे ही ये डर भी बिल्कुल उन पर हावी होता जा रहा होता है। अब वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो अपने हाथों और पैरों को जोर जोर से हिलाने की कोशिश करते हैं, पर अब न उनके हाथ हिल रहे होते हैं, न उनके पैर वो हिला पा रहे होते हैं। वो मदद के लिए भी चिल्लाते हैं, वो अपनी माँ को भी बुलाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। पर तभी एकदम से बहुत ही स्ट्रेंज चीज होती है, बहुत अजीब चीज होती है। उन्हें एकदम से लाइट दिखती है और वो एकदम से येलो वाटर के ऊपर आ रहे होते हैं। उनकी जो आईज होती है वो वाटर लेवल से ऊपर आ जाती है। उनकी जो नोज होती है वो भी लगभग ऊपर आ ही चुकी होती है। और ये इसलिए होता है कि जो उन्होंने जंप लिया था उसके कारण वो ऊपर तो आ गए होते हैं, पर वो फिर से तीसरी बार अब पानी के नीचे जाने लग जाते हैं। तो अभी तक फर्स्ट टाइम वो तब नीचे गए थे जब उन्हें पूल में फेंक दिया गया था। फिर वो एक बार जंप लेते हैं और उनकी आईज और नोज पानी के बाहर आती है और फिर वो नीचे जाने लग जाते हैं। और अब थर्ड टाइम वो नीचे जाने लग जाते हैं, पर क्योंकि उनकी जो नोज होती है वो पूरी तरीके से पानी से बाहर नहीं आई होती है, तो वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, पर हवा की जगह वो पानी को अपने अंदर ले लेते हैं और अब वापस से वो नीचे जाने लग जाते हैं। अब इस कंडीशन में ऑथर अपने सारे एफर्ट्स को पानी से बाहर आने के जो वो कर रहे थे उन सभी एफर्ट्स को रोक देते हैं। वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं। उनके जो लेग्स होते हैं वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं। वो उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे होते हैं। एकदम से उनके जो ब्रेन है, उनका जो दिमाग है, उस पर ब्लैकनेस छाने लग जाती है। इसका मतलब है वो अनकॉन्शियस होते जा रहे होते हैं, वो डेथ की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। और इस टाइम पर इस फीलिंग ने उनके सारे फियर को वाइप आउट कर दिया, इस पूरे टेरर को वाइप आउट कर दिया। अब वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे थे। उन्हें काफी क्वाइट, काफी शांत और काफी पीसफुल फील हो रहा था। उन्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं था। उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे ड्राउजी फील करने लग गए थे, यानी काफी स्लीपी फील करने लग गए थे। वो अब कोई जंप करने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि अब वो काफी थक गए थे जंप करने के कारण, और वो अपने आप को अपनी कंडीशन में ही छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जब वो पानी के अंदर होते हैं कि वो स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो टेंडर आर्म्स में है, काफी लविंग, काफी पीसफुल आर्म्स में है अभी, जैसे कि उनकी मदर के हाथ होते हैं। और वो कहते हैं कि नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, यानी अब वो बिल्कुल भी बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही डेथ का इंतजार करते हैं। इसके बाद ऑथर हमें कहते हैं आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल।
वो यहाँ पर कहते हैं कि वो अब बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ का कर्टेन है वो गिर चुका है, यानी उनकी डेथ हो चुकी है। पर फिर ऑथर हमें बताते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी उन्हें याद होती है वो ये होती है कि वो पूल के पास में अपने स्टमक के बल यानी अपने पेट के बल लेटे हुए होते हैं, वो वॉमिट कर रहे होते हैं और जिस लड़के ने उन्हें पानी में फेंका होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और तभी उन्हें कोई दूसरा आदमी चिल्लाता है कि वो लड़का बिल्कुल मरते मरते बचा है, पर अब कोई बात नहीं, चलो हम उसे लॉकर रूम की तरफ लेकर चलते हैं। और वहां पर कुछ घंटों तक रहने के बाद ऑथर अपने घर की तरफ जाते हैं। वो काफी ज्यादा वीक फील कर रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, वो काफी देर तक रोते भी हैं अपने बेड पर जाकर। उस रात को वो खाना भी नहीं खा पाते हैं अपने घर पर। और इस इंसिडेंट के बाद एक हॉन्टिंग फियर, एक बहुत ही डरावना डर उनके दिल में आ गया होता है। और वो ये भी कहते हैं कि एक स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक छोटी सी सिचुएशन या एक छोटी सी भी प्रेशर वाली सिचुएशन भी अगर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। मतलब उनके पैर कांपने लग जाते हैं और उनके पेट में काफ़ी अजीब सा लगने लग जाता है, काफ़ी अजीब वो उस टाइम फील करते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद वो कभी भी पूल की तरफ भी नहीं जाते हैं। उन्हें पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और वो पानी को जहाँ भी अवॉइड कर सकते थे वो वहाँ पर अवॉइड करते थे। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो और इसके आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।